Hello, friends. So, this is the second lecture of digestion and absorption. In the first lecture, uh, we just take some brief introduction about what is the digestion, what is the absorption, and just अपन ने बात की थी इसोफेगस के बारे में लास्ट में. ओरल कैविटी में we learn the structure of tongue, teeth, and what is the role of oral cavity in the digestion. एंड आज जो अपन देखने वाले हैं वो है स्टमक. कि स्टमक क्या है, स्टमक का बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे. स्टमक की हिस्टोलॉजी क्या है, जैसे कि अपन ने ओरल कैविटी में देखा, इसोफेगस की हिस्टोलॉजी देखी. कि हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी का मतलब है कि उसका टिश्यू सेक्शन क्या है ना, उसकी स्टडी ऑफ टिश्यू जो है उसको अपन देखते हैं. कि स्टमक में जो 4 लेयर होते हैं, देखो हर अपने जीआईटी में अपन देखते हैं कि 4 लेयर है. जब भी अपन एक होलो कैविटी, जो कि जिसको अपन बोलते हैं सील, है न? जितने भी कैविटी जिनके अंदर अपन को फाइंड मिलती है, जैसे कि अपन देखते हैं कि सिलोमिक जो एनिमल्स होते हैं, सिलोम जिसके अंदर फाउंड होती है, उन सब में अपन को 4 लेयर देखने को मिलते हैं. अंदर से बाहर की ओर देखते हैं तो 4 लेयर दिखती है. सबसे अंदर जो होती है वो होती है म्यूकोसा. उसके बाद जो अपन को देखने को मिलती है वो होती है सब म्यूकोसा. उसके बाद जो लेयर आती है वो आती है मस्कुलरिस. और उसके बाद जो आती है वो आती है सिरोसा. इसोफेगस में अपन ने बोला था कि सिरोसा वाली जो लेयर है उसको अपन बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया बोलते हैं. और इसोफेगस जो होता है वो डायफ्राम तक होता है, उसके बाद वो स्टमक में आ जाता है. तो स्टमक के बाद यानी कि जितने भी ऑर्गन जो है वो एब्डोमिनल कैविटी है, उन सब में जो बाहर वाली जो लेयर होगी यानी कि जो सिरोसा होगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, पेरिटोनियल लेयर बोलते हैं. ठीक है, अपन देखते हैं स्टमक में उसे अपन कैसे फाइंड करते हैं. ओके, सी. ठीक है, तो ये अपना अगला वाला ऑर्गन है स्टमक. ओके, स्टमक की अपन सबसे पहले पोजीशन लिखते हैं कि उसकी लोकेशन किधर है. तो लोकेशन में क्या लिखेंगे भाई, भाई लेफ्ट साइड में है एब्डोमिनल कैविटी में. ठीक है, उसके अलावा क्या जानते हो, ये जो है वो जीआईडी का वाइडेस्ट पार्ट है. जीआईडी या तो एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, स्टमक वाइडेस्ट पार्ट है. ये नॉर्मली जे शेप का होता है. इसके शेप के बारे में भी आप पढ़ोगे एनाटॉमी में, मेडिकल में जाके ना. बैग लाइक स्ट्रक्चर है और मस्कुलर लेयर से ये ढका होता है. अब स्टमक का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको पता होना चाहिए. लाइक देखते हैं अभी अपन. ये स्टमक है, थोड़ा किडनी जैसा बन जाए तो भाई चला लेगा. क्योंकि हम कोई आर्टिस्ट है नहीं, हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. ये आपका स्टमक है मान लें. स्टमक में जो स्टमक के पार्ट होते हैं वो कौन कौन से पार्ट होते हैं वो आपको पता होनी चाहिए. सबसे पहले स्टमक के पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, इतना पार्ट, इसको बोलते हैं फंडस पार्ट. क्या बोलते हैं, फंडस पार्ट. अब देखो बायोलॉजी में क्या होता है कि जो भी पार्ट किसी पार्ट से नीचे लटका हुआ होता है उसको बोलते हैं अपन इन्फंडिबुलम बोलते हैं या फंडस बोलते हैं. ये भी पार्ट जो है वो इसोफेगस से नीचे लटका हुआ पार्ट है तो इसको बोलते हैं अपन फंडस पार्ट.
इस वाले जो मेन पार्ट होता है, जो ये आगे वाला पार्ट होता है, उसको बोला जाता है कार्डियक पार्ट, ओके? उसके अलावा ये जो मेन इसका पार्ट होता है, वो होता है बॉडी पार्ट, और नीचे वाला जो पार्ट होता है, उसको बोलते हैं अपन पाइलोरिक पार्ट, ठीक है? कार्डियक वाला जो पार्ट होता है ना, ये कार्डियक वाला पार्ट, यहाँ पे जो स्पिंचर होता है, यहाँ पे, इसको बोला जाता है कार्डियक स्पिंचर, ठीक है? अब ये समझो, ये वाला जो स्पिंचर होता है, वो एक्चुअली कोई मसल का स्पिंचर नहीं होता है। ये क्या होता है कि यहाँ पे ऊपर होता है डायफ्राम, और डायफ्राम की वजह से ये स्पिंचर जो होता है वो चालू बंद होता है, मतलब कि ओपन होगा या क्लोज होगा, चालू बंद बोल दिया मैं, ओपन क्लोज होता रहता है। तो इसको अपन बोलते हैं फिजियोलॉजिकल स्पिंचर। दिस इज नॉट एक्चुअल मस्कुलर स्पिंचर, है ना? एक्चुअल स्पिंचर में क्या होता है, मसल होता है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन होता है। यहाँ पे ये जो होता है वो डायफ्राम होता है यहाँ पे, और यहाँ से जो है स्टमक चालू होता है, पर इसकी वजह से होता है। तो अगर डायफ्राम में भी कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, जीईआरडी। तो जीईआरडी जो है वो एक टाइप का सिम्पटम आप बोल सकते हो, वो एक साइन बोल सकते हो। दिस इज नॉट एक्चुअली डिसीज, वो एक साइन है कि जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल या उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर जो है, उसमें कोई भी आपको क्या डिसऑर्डर शो करती है, या आप उससे प्रोग्नोसिस कर सकते हो, डायग्नोस कर सकते हो उससे डिसऑर्डर्स को, ठीक है? बॉडी वाला पार्ट हो गया। नीचे वाला जो होता है वो है पाइलोरिक एंड। पाइलोरिक एंड पे ये वाला जो ऐसे ओपनिंग होती है, इसको बोलते हैं अपन पाइलोरिक अपर्चर। यहाँ पे होता है पाइलोरिक स्पिंचर, और ये होता है मस्कुलर स्पिंचर। ये क्या होता है, मस्कुलर स्पिंचर होता है, ठीक है? अब जैसे मैंने आपको बताया कि 4 लेयर होती है, जो सबसे बाहर वाली होती है सिरोसा होता है, तो स्टमक के केस में क्या है, स्टमक के केस में जो इसको कवर करने का काम करती है, ध्यान से समझ आप, स्टमक के केस में भी यहाँ पे इस तरीके से इसको कवर करने का काम करेगी। और ये सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, वो इसको कवर जो करते हैं उसको बोलते हैं पेरिटोनियल लेयर, ठीक है? स्टमक के पास 2 कर्वेचर होते हैं, ये भी ध्यान से समझना। एक जो है वो कर्वेचर ये वाला, और एक जो है वो इसके बाहर वाला कर्वेचर, ठीक है? ये जो बाहर वाला जो कर्वेचर है उसको बोलते हैं ब्रेटर कर्वेचर, और अंदर वाला जो कर्वेचर है इसको बोलते हैं लेसर कर्वेचर, ठीक है? बाहर वाले कर्वेचर को क्या बोला अपन ने, ग्रेटर कर्वेचर, अंदर वाले को बोला लेसर कर्वेचर। अब क्या होता है कि ये जो कर्वेचर में आप देख रहे हो कि पेरिटोनियल लेयर है, ये सब है, यहाँ पे अपन एक टर्म सीखेंगे जिसको अपन बोलते हैं ओमेंटम। ओमेंटम क्या होता है वो समझो, देखो ध्यान से समझना। ये स्टमक था, मान लो ये स्टमक का वॉल है, उसके बाहर ये पेरिटोनियल लेयर है। ये स्टमक था, इसके बाहर ये नहीं, पेरिटोनियल लेयर है, ठीक है? ये जो लेयर है पेरिटोनियम का, वो ऐसे घूमता हुआ एक्चुअली बॉडी में पूरे एब्डोमिनल वॉल को कवर करता है, लेकिन जब भी किसी ऑर्गन के पास आता है, तो वहाँ पे ये डबल लेयर बना देता है। और वो जो पेरिटोनियल के डबल लेयर क्या होते हैं, एक तो जो ऑर्गन से कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं विसरल लेयर, और बाहर वाला जो होता है उसको बोलते हैं पैराइटल लेयर। 2 लेयर होते हैं पेरिटोनियम के, विसरल और पैराइटल। लेकिन यहाँ पे जो डबल लेयर फॉर्म होता है ऑर्गन के पास, वहाँ पे कुछ फैटी टिश्यू आ जाते हैं, ताकि वो ऑर्गन को क्या दे सके, सपोर्ट दे सकते हैं। तो डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम जो होता है, और वो भी जो होता है फील्ड विद द फैट होता है, डिपोजिशन ऑफ द फैट उसमें हो जाता है, तो उसकी वजह से जो ये पूरा लेयर बनता है उसको बोलते हैं अपन ओमेंटम। आप देखो यहाँ पे कहाँ पॉसिबल है ओमेंटम, एक तो इस वाली जगह पे पॉसिबल है ओमेंटम होना, ध्यान से समझ आए, एक तो इस वाली जगह पे पॉसिबल है ओमेंटम होना, और एक यहाँ वाली जगह पे पॉसिबल है।
ये ग्रेटर कर्वेचर है और ये वाला लेसर कर्वेचर है। ग्रेटर कर्वेचर पे जो मोमेंटम होता है उसको बोलते हैं अपन क्या, ग्रेटर मोमेंटम, और लेसर कर्वेचर पे जो मोमेंटम बनता है उसको बोलते हैं क्या, लेसर मोमेंटम। ऐसा ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मोमेंटम की मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक एज ए कंसेप्ट मैं आपको बता रहा था। तो डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम, पेरिटोनियम है और इसमें क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ फैट, ठीक है। तो ये पेरिटोनियम है, इसमें दो मोमेंटम आएंगे, एक होता है लेसर मोमेंटम। क्या है लेसर मोमेंटम? ये होता है बिटवीन लेसर कर्वेचर एंड द स्टमक एंड लिवर, ये सब होता है बिटवीन लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक एंड लिवर। क्यों? क्योंकि इसी तरफ यहाँ पे राइट साइड पे क्या आएगा, लिवर आएगा। लेफ्ट साइड पे स्टमक है, राइट साइड पे क्या आएगा, लिवर है। तो ये यहाँ पे पूरा फैटी टिश्यू भरा होगा, तो इसको बोलते हैं अपन क्या, लेसर ओमेंटम, ठीक है। एक होता है ग्रेटर ओमेंटम। ये किसके बीच में होगा? ये होता है बिटवीन ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन। आप समझोगे कि यहाँ पे कहाँ इंटेस्टाइन है, पीछे की ओर। नहीं, देखो स्टमक जो होता है ना वो इस तरीके से इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है, मतलब बिल्कुल ऐसे वर्टिकल स्टमक यूँ आपने खड़ा बना दिया ऐसा नहीं होता है। वो थोड़ा ऐसे लाइंग पोजीशन में होता है। तो यहाँ पे नीचे जो है वो कॉलिक पार्ट आता है इंटेस्टाइन का, यहाँ पे कोलोन होता है, अगर आपको पता हो तो, है ना? असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स कोलोन यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जो फैटी टिश्यू भरा होता है तो उसको अपन बोलते हैं क्या, ग्रेटर कर्वेचर बोलने का काम करते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूँ स्टमक के बारे में, वो आपको याद है। फॉर एग्जाम्पल, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक जो होती है वो ठीक होती है। क्यों होती है ठीक? क्योंकि भाई उसको जो है वो एसिड से क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए होती है। अच्छा, दूसरा समझो, जब भी आप एम्प्टी स्टमक की बात करते हो तो वहां पे आपको न्यूमरस टेम्पररी लॉन्जिट्यूडनल फोल्ड्स देखने को मिलते हैं इन एम्प्टी स्टमक। फोल्ड्स देखने को मिलते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, रूगे बोलते हैं। अब क्या होता है कि स्टमक जब मान लो कि इतना ही है, लेकिन जब वो फील्ड होता है, स्टमक भर जाता है, तब वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। वापिस से जब खाली होगा तो छोटा होगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगी, उसके जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे आपको फोल्ड्स देखने को मिलेंगे, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक रूगे बोलते हैं इसको, ठीक है। स्टमक में है तो इसको बोलेंगे गैस्ट्रिक रूगे। फिर तो आपको याद रखना है क्या, ये रूगे वाली बात याद रख लो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा स्टमक की हिस्टोलॉजी देख लेते हैं अभी, कि स्टमक में कौन कौन से लेयर में क्या होता है। देखो स्टमक की हिस्टोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, फर्स्ट लेयर कौन सा होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का, मान लो कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन में सेल बना रहे हैं। इसको म्यूकस मेम्ब्रेन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं और एक खास टाइप के सेल्स होते हैं जो कि मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। वो भी इसको बोलते हैं गोबलेट सेल्स। कौन से? गॉबलेट सेल्स।
इसको म्यूकोसा नेक सेल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेक पे म्यूकोसा नेक सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे नेक पे जो होता है वो सिक्रीशन, सेल्स की नेक पे सिक्रीशन होता है। लेकिन अभी के लिए आप याद है, ये फर्स्ट वाली जो लेयर थी, इसको बोलते हैं अपन कौन सी लेयर? म्यूकोसा। ठीक है? और ये जो लेयर है, वो बनी होती है सिंपल कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सिंपल कॉलमनर क्योंकि ये सारे सेल कौन से हैं? कॉलमनर सेल्स है। ठीक है? इन सबके बेसल साइड पे न्यूक्लियस होगा, ये याद रखना। ऐसे ही ये यार क्वेश्चन आपको फंसा देता है कि आप बोलते हो कि ये तो बाहर का है, बाहर का नहीं है। वो पूछेगा कि स्टमक की जो ये वाली म्यूकस लेयर होती है, म्यूकोसा वाली लेयर, उसमें न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? बेसल साइड पे। तो आपको बोलेगा कि ये तो एनसीईआरटी में लिखा ही नहीं है। एनसीईआरटी में ये लिखा है, ये कॉलमनर सेल्स है, और कॉलमनर सेल्स में कहाँ पे होता है? बेसल न्यूक्लियस होता है, ये भी लिखा हुआ है। तो बस आपको क्या करना है? लिखना है। ठीक है? अच्छा, ये कॉलमनर तो पता चल गया। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये ग्लैंडुलर सेल्स आपको है। इसको बोलते हैं आपको यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स होते हैं। सिंपल ग्लैंडुलर ग्लैंडुलर ये टिश्यू है, टिश्यू नहीं सॉरी ग्लैंड बोलेंगे, है ना? सिंपल ग्लैंड है ये, गॉबलेट सेल्स। ये क्या सीक्रेट करती है? म्यूकस सीक्रेट करने का काम करती। सेकंड वाली जो लेयर है वो है सब म्यूकोसा। ठीक है? ये सब म्यूकोसा। ओके, अब मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि म्यूकोसा और सब म्यूकोसा के बीच में आपको देखने को मिलती है नर्व प्लेक्सिस। क्या देखने को मिलती है आपको? नर्व प्लेक्सिस देखने को मिलती है, और वो नर्व प्लेक्सिस मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये है नर्व प्लेक्सिस। ठीक है? और ये कौन सी है आपकी? मिजनस नर्व प्लेक्सिस। ओ, याद रखना है। ठीक है? सॉरी, कहाँ से आपने ये सीखा? हम्म, सब म्यूकोसा और मस्कुलरिस के बीच में होती है आपकी। तो ये मस्कुलरिस कहाँ पे है? अभी दिखाते हैं मस्कुलरिस को। ये है आपका मस्कुलरिस। अब ध्यान से समझना, मस्कुलरिस में स्टमक में 3 टाइप के मसल्स होते हैं। नॉर्मली अपन ने बोला था गट में 2 टाइप होते हैं, एक होते हैं लॉन्जिट्यूडिनल, सर्कुलर होते हैं। यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो मसल्स आते हैं वो आते हैं ऑब्लिक मसल्स। ये कौन से मसल्स हैं आपके? ऑब्लिक मसल्स। उसके बाद आते हैं सर्कुलर मसल्स। ठीक है? ये है आपके सर्कुलर मसल्स। और उसके बाद आपको देखने को मिलते हैं कौन सा? लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स। तो ये है आपके लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स। और उसके बाहर पे यहाँ पे क्या होगी? सिरोसा, जो कि पेरिटोनियल लेयर है ना? कौन सी पेरिटोनियल? विसरल पेरिटोनियल बोलेंगे, जो कि ऑर्गन से लगी हुई होती है। इतना आपको याद रखना है। मिजनस नोप्लेक्सिस जो होती है वो कहाँ पे होती है? वो होती है सब म्यूकोसा और म्यूकोसा के बीच में। तो यहाँ पे बीच में होगी मिजनस नर्व प्लेक्सिस। एक और होती है ऑर्बिट नर्व प्लेक्सिस, जो होती है वो आपकी कहाँ होती है? मसल लेयर के बीच में, सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडिनल के बीच में। तो ये सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडिनल के बीच में कौन सी है? ऑर्बिट नर्व प्लेक्सिस है। ये स्टमक के बारे में अपन ने बेसिक एक गाइडेंस लिया कि स्टमक क्या होती है, लोकेशन क्या होती है। इसके बाहर नीट में क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक और आपको याद रखने वाली चीज़ है, वो ये है, म्यूकस मेम्ब्रेन तो ठीक होती ही है, लेकिन एक चीज़ याद रखो, जो मसल लेयर होती है, आपने एक चीज़ देखी होगी कि मसल लेयर में क्या आया? 3 मसल आए। तो मस्कुलरिस वाली जो लेयर होती है वो भी कैसी होती है? ठीक होती है। और कितने? 3 मसल्स होते हैं। ऑब्लिक होता है,
लॉन्जिट्यूडिनल होता है और सर्कुलर बीच में आएगा, लॉन्जिट्यूडिनल लास्ट में आएगा। 3 टाइप के मसल्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो इतना आपको याद रखना है स्टमक के बारे में, ठीक है? उसके बारे में आगे बढ़ते हैं अभी स्टमक के बाद।